सुप्रभात बेटा। आज अपना अध्याय है जयशंकर प्रसाद। पिछले वीडियो में हमने राम की शक्ति पूजा पढ़ी थी। आज जयशंकर प्रसाद ये भी छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद के 4 स्तंभ थे: सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा। जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे आज। सबसे पहले इनका परिचय पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 ईस्वी को वाराणसी के एक संभ्रांत परिवार में हुआ। सुंगनी साहू परिवार के बाबू देवी प्रसाद इनके पिता थे। इनके परिवार को सुंगनी साहू परिवार के नाम से भी जाना जाता है। देवी प्रसाद इनके पिता का नाम था और इनकी माता का नाम था मुन्नी देवी। कविता करने की प्रवृत्ति इनमें बचपन से ही रही है। 7वीं कक्षा तक क्वींस कॉलेज में अध्ययन किया। उसके बाद पिता का असामयिक निधन हो गया, अतः आगे की पढ़ाई उर्दू, हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी विषय के साथ घर पर ही हुई इनकी। पारिवारिक समस्याओं का सामना करते हुए भी इन्होंने स्वाध्याय जारी रखा। प्रसाद जी की मित्रता अपने समय के ख्याति प्राप्त लोगों से रही है। उनमें राय कृष्णदास, केदारनाथ पाठक, मैथिल शरण गुप्ते, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद, महादेव वर्मा, जैनेन्द्र कुमार आदि प्रमुख हैं। प्रसाद जी की प्रतिभा एवं कौशल के धनी होने के साथ स्वभाव से भी वो विनम्र थे। अंतर्मुखी प्रवृत्ति के साथ परिश्रमी स्वभाव इनकी विशेषता रही है। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी लेखनी ने कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास एवं निबंध आदि सभी विधाओं को समृद्ध किया है। इनकी विविध काव्य रचनाएँ हैं। उनमें मुक्त काव्यों के अंदर है इनकी चित्राधार जो ब्रज भाषा में थी। कानन कुसुम खड़ी बोली की रचना है और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम संग्रह है। झरना, लहर प्रबंध काव्य है। प्रेम राज्य, वन मिलन, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, प्रेम प्रतीक पहले ब्रज भाषा में थी, बाद में खड़ी बोली में इसका प्रकाशन किया गया था। महाराणा का महत्व है, आंसू और कामायनी इनका महाकाव्य था। कामायनी महाकाव्य पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी प्राप्त हुआ था। इनके प्रमुख नाटकों के अंदर सज्जन, कल्याणी, करुणालय, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। इनकी कहानियाँ हैं। 5 कहानी संग्रह हैं इनके: छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इन्होंने 3 उपन्यास भी लिखे हैं: कंकाल, तितली और जो इरावती जो उपन्यास था वह अधूरा उपन्यास था इनका। निबंध हैं इनके साहित्यिक निबंध: प्रकृति सौंदर्य, भक्ति, हिंदी साहित्य सम्मेलन, सरोज, हिंदी कविता का विकास। ऐतिहासिक निबंधों में है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यों का राज्य परिवर्तन, आर्यावर्त का प्रथम सम्राट, 10 राजयुद्ध। समीक्षात्मक निबंध हैं चंपू, कवि और कविता, कविता का रसास्वाद, काव्य और कला, रहस्यवाद, रस, नाटकों में रस का प्रयोग, नाटकों का प्रारंभ, रंगमंच आदि रहे हैं। प्रसाद छायावाद के प्रेरणताओं में से एक कवि हैं। मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि रहे हैं।
इसके अलावा इनके काव्य में निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। कौन कौन सी विशेषताएं इनके काव्य की? विषय की नवीनता, नवीन विषयों को आधार बना करके इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। नवीन कल्पनाएं, प्राकृतिक और मानवीय सौंदर्य का चित्रण, लाक्षणिक वक्रता, भावनाओं का सूक्ष्म चित्रण, रहस्यात्मकता आदि छायावादी विशेषताओं से युक्त, सौंदर्य चेतना के साथ भारतीय इतिहास, दर्शन और संस्कृति के प्रति अनुराग तथा राष्ट्रीय चेतना, ये इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। आगे हैं इस प्रकार प्रसाद के काव्य में छायावादी सौंदर्यपरकता एवं भावुकता के साथ भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्षों और इतिहास के गौरवपूर्ण पन्नों का उजला रंग भी मिलता है, जो राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करने का काम किया करता है। आज इनकी एक कविता है पेसोला की प्रतिध्वनि। इस अध्याय में दी गई कविता पेसोला की प्रतिध्वनि राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत इनकी रचना है। इस कविता में कवि ने उदयपुर की पिछोला झील के किनारे बसे महाराणाओं के महलों और उनके झील में बनने प्रतिबिंबों के माध्यम से भारतीय लोगों को पुकार कर बार बार कह रहा है कि हम आज हमारी पुरानी अस्मिता को भूल करके सो गए हैं, हमें पुनः जागना है तथा देश के उद्धार के लिए काम करना है, पुनरुद्धार का भार उठाना है। अतः कवि पूछता है कि वह कौन होगा? विचार हमें करना है कि वह मैं ही हूँ। पेसोला की प्रतिध्वनि। अरुण करुण बिंब व निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, विकल विवर्तनों से विरल परिवर्तनों में, श्रमित नमित सा पश्चिम के व्योम में है आज निरलंब सा, आहुतियाँ विश्व की अजस्र लुटाता रहा, सतत सहस्र करमाला से तेज ओज बल जो वदंते कम्मद से। अरुण का मतलब होता है लाल, बिंब का मतलब गोला होता है, निर्धूम यानी बिना धुएं का, परिवर्तन का मतलब होता है बेटा प्राचीर, परिवर्तन नवीन आचार प्रचार। देखो कवि कह रहा है अरुण करुण बिंब। कवि कहता है कि पश्चिमी आकाश में सूर्य का लाल करुणापूर्ण गोला है। अरुण करुण बिंब व निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड। कवि कह रहा है कि पश्चिमी आकाश में सूर्य का लाल करुणापूर्ण गोला है, वह धुएं से रहित तथा भस्महीन जलता हुआ ठोस नक्षत्र है। विकल विवर्तनों से वह सांसारिक चक्रों तथा अन्य नवीन आचार विचारों से थका और झुका हुआ सा, विकल विवर्तनों से विरल परिवर्तनों से श्रमित नमित सा, पश्चिम के व्योम में है आज निरलंब सा। कवि कह रहा है कि वह सांसारिक चक्रों तथा अन्य नवीन आचार विचारों से थका और झुका हुआ सा तथा बेसहारा सा पश्चिमी आकाश के अंदर स्थित है। आहुतियाँ विश्व की अजस्र लुटाता रहा, सतत सहस्र करमाला।
वह अपनी हजारों किरणों के हाथों से अपनी तेज शक्ति तथा ओज की अपार आहुतियाँ निरंतर क्या कर रहा है? तेज ओज बल जो वंदायता कदम सा, लगातार अपनी हजारों किरणों के हाथों से अपनी तेज शक्ति तथा ओज की अपार आहुतियाँ निरंतर कदम सा उदार और दानशील होकर के विश्व को लुटा रहा है। यहाँ पर वर्णन ये बेटा किसका चल रहा है? ये वर्णन चल रहा है पेसोला झील के जल में पड़ने वाली महाराणा के महलों की परछाई का वर्णन यहाँ पर कवि कर रहा है। संध्या काल में वहाँ के दृश्य का चित्रण कवि इस व्याख्या के अंदर उसने किया है। अगली दूसरी व्याख्या है, पेसोला की उर्मियाँ हैं शांत घनी छाया में, तट तरु है चित्रित तरल चित्र सारी में। झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के, दग्ध अवसाद से दूसर जलद खंड झटक पड़े हैं जैसे विजन अनंत में। कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, दुदुम्बी मृदंग तूर्य शांत सब मौन है। ये दूसरी व्याख्या है जो कवि कह रहा है। संध्या का समय है, पश्चिम में सूर्य अस्त हो रहा है, महाराणा के महलों की परछाई पिछोला झील में बन रही है। तो उसी पिछोला झील का यहाँ पर कवि वर्णन कर रहा है। पेसोला की उर्मियाँ हैं शांत, उर्मिया का मतलब लहरें, घनी छाया में। कवि कह रहा है कि पिछोला झील में उड़ती हुई लहरें बिल्कुल शांत हैं। झील के जल में उसके तट पर उगे हुए वृक्षों का प्रतिबिंब बन रहा है। तट तरु है चित्रित तरल चित्र सारी में, जो किनारे पर जो भी वृक्ष हैं उन वृक्षों की छाया है वो उस पानी के अंदर प्रतिबिंबित हो रही है, अपना प्रतिबिंब बना रही है। झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के, महलों के प्रतिबिंब उस जल में अपने गत वैभव का विचार करे विषाद मग्न से दिखाई दे रहे हैं, दुखी दिखाई दे रहे हैं। दग्ध अवसाद से दूसर जलद खंड झटक पड़े हैं, वे वीरान आकाश में धूल के रंग के बादलों के टुकड़ों जैसे प्रतीत हो रहे हैं। जैसे विजन अनंत में कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक से, धीरे धीरे छाने वाला अंधकार संध्या पर लगे कलंक जैसा प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। वह महलों के प्रतिबिंब में पूर्ण निस्तब्धता है। दुदुम्बी मृदंग तूर्य शांत सब मौन है, तथा पहले की तरह नगाड़े मृदंग या ढोलक तुरई आदि बाजू की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। जब पहले महाराणाओं का राज था तो वहाँ पर अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ हैं वो सुनाई दिया करती थी, लेकिन आज वहाँ पर किसी प्रकार के कोई वाद्य यंत्र की ध्वनियाँ भी सुनाई नहीं दे पा रही हैं। तीसरी व्याख्या है बेटा, फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में, कौन लेगा भार ये कौन विचलेगा नहीं। दुर्बलता इस अस्थि मांस की, ठोक कर लोहे से परख कर वज्र से, प्रलयोल का खंड के निकष पर कसकर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्ठास कौन। साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके, धूली सी उड़ेगी किस द्रव्य फुतकार से। देखो आगे कवि कह रहे हैं, पिछोला झील में उदयपुर के महाराणाओं के महल प्रतिबिंबित हो रहे हैं। तो कवि वर्णन करता हुआ देखो कह रहा है, फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में, कौन लेगा भार ये कौन विचलेगा नहीं। कवि कह रहा है कि सायंकाल सूर्यास्त का समय है, झील के आसपास पूर्ण शांति छाई हुई है।
किंतु तब भी आकाश में ये पुकार गूंज रही है कि देश की पुरानी गरिमा और गौरव की सुरक्षा का भार कौन उठाएगा। कौन ऐसा दृढ़ संकल्प वाला होगा जो अविचलित रहकर के अपना ये उत्तरदायित्व पूरा करेगा। दुर्बलता इस अस्थि मांस की, ठोकर लोहे से, परख कर वज्र से, प्रलयोल का खंड के निकष पर कसकर, कि इतने लंबे पराधीनता काल में देशवासियों में जो दुर्बलता आ गई है, जो कमजोरी आ गई है, उसको दूर कर उनको दृढ़ और मजबूत कौन बनाएगा। ठोकर लोहे से, परख कर वज्र से, उनमें लोहे और वज्र जैसी कठोरता कौन पैदा करेगा। प्रलयोल का खंड के निकष पर कसकर और अपने आत्मविश्वास तथा दृढ़ता को कठिन परिस्थितियों के कठोर पत्थर की कसौटी पर कसकर देखने तथा लोगों के मन में चूर चूर होकर बिखरी हुई स्वदेश और स्व संस्कृति से प्रेम की भावना को पुनः जगाकर विजय के उत्साह है हमें कौन मुक्त हाथ से करेगा। चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्ठास कौन। कवि कह रहा है कि विजयी हमें पुनः जगा कर के विजय के उत्साह से हमें कौन मुक्त हाथ से करेगा। साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके धूली सी उड़ेगी किस तरफ ते फुतकार से। किस वीर की प्रबल फुफकार से हमारे देश का अहित करने में लगे नर पिशाचों के प्रयास धूल के समान उड़ जाएंगे। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इस भार को अपने कंधों के ऊपर लेगा, इस जिम्मेदारी को अपने कंधों के ऊपर लेगा। आगे कवि कह रहा है, कौन लेगा भार ये, जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी, कहता है कौन छाती ऊंची कर मैं हूँ मेवाड़ में। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत हो। कवि कह रहा है, लोगों को आह्वान कर रहा है, जगाने का प्रयास करता हुआ कवि जयशंकर प्रसाद कह रहा है कि झील में पड़ रही महलों की परछाई पूछ रही है, कौन लेगा भार ये, जीवित है कौन। कवि कह रहा है कि देश के प्राचीन गौरव एवं गरिमा पुनः स्थापित करने का महान दायित्व आज कौन उठाएगा। सांस चलती है किसकी, कहता है कौन ऊंची छाती कर मैं हूं मेवाड़। पराधीनता में जकड़कर देशवासी महान पुरातन संस्कृति को भूल बैठे हैं। वे जीवित रहकर भी मरे हुए से हैं, उनमें उत्साह और साहस बिल्कुल भी नहीं है। ये महल पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसा साहसी पुरुष आगे आएगा और सिद्ध करेगा कि वह जीवित है। वह अपनी छाती ठोकर कहेगा कि मैं मेवाड़ हूँ, मैं मेवाड़ और स्वदेश का सच्चा सपूत हूँ। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, मेरा सिर स्वदेश के गौरव से अरावली पर्वत की चोटी के समान ऊंचा उठा हुआ है। बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत हो। ये परछाई ललकार कर कह रही है कि कोई साहसी देश प्रेमी उसके आह्वान से आगे आए और ये जिम्मेदारी उठाए, अन्यथा ऐसा लगेगा कि देश में कोई वीर पुरुष बचा ही नहीं है। अंतिम है बेटा, बीच की रह गई, एक और रह गई। आहे इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में। अंधकार पारावार गहन नियति सा
उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन क्षुब्ध हो, खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, सांस सफरी सी अटकी है किसकी आशा में। देखो कवि कह रहा है, कवि कहता है आहे इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में। कवि कह रहा है कि सर्वत्र निराशापूर्ण वातावरण छाया हुआ है, पराधीनता और गौरवशाली भूतकाल के प्रति व्याप्त अज्ञान के वातावरण में स्वदेश की नौका की पतवार थामने वाला कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस अंधकार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो स्वदेश की जो पताका है वो अपने हाथ में ले सके। अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन क्षुब्ध हो। चारों तरफ निराशा और उपेक्षा का अंधेरा दुर्भाग्य के समान छाया रहा है। खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, आशा के प्रकाश की एक रेखा भी दिखाई नहीं दे रही है। समय का नाविक देश की इस नौका को अज्ञात अनंत सागर में खींच कर के ले जा रहा है। सांस सफरी सी अटकी है किसकी आशा में। उसकी सांस किसी जाल में फंसी मछली के समान इस आशा में अटकी है कि वीर पुरुष आगे आएगा और स्वदेश को इस पराधीनता और निराशा के जाल से मुक्ति कर देगा। अंतिम है, आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ। गौरव से काया पड़ी माया है प्रताप की वही मेवाड़, किंतु आज वह प्रतिध्वनि कहाँ। कवि कहता है आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है। कवि कहता है कि उदयपुर की पिछोला झील के विशाल जलराशि में स्वदेशवासियों को देश में व्याप्त पराधीनता तथा उपेक्षा के प्रति सजग करने वाले प्रेरणास्पद शब्द आज भी घूमते से उसको लग रहे हैं। उनमें व्याकुलता भरी हुई है, किंतु वैसी गूंज आज सुनाई नहीं दे पा रही है। गौरव सी काया पड़ी है माया है प्रताप की वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि का। ये महाराणा प्रताप का वही मेवाड़ है, उसकी गौरव रूपी काया आज भी इस झील के जल में दिखाई दे रही है। महलों के ये प्रतिबिंब उस मेवाड़ के पुरातन इतिहास और गौरव का स्मरण कराते हैं, किंतु आह्वान से भरे हुए उन शब्दों की वह प्रतिध्वनि आज सुनाई नहीं दे पा रही है। इस प्रकार ये अपना जयशंकर प्रसाद की कविता थी पेशोला की प्रतिध्वनि। ये पूरा हो चुका है। इसके बाद में 1 या 2 अध्याय आपके बेटा और बचे हुए हैं, फिर अपन काव्य शास्त्र देखेंगे, छंद अलंकार देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।